प्यार जैसा कुछ नहीं लेकिन की कहानी। मुझे रात के साथ का अकेलापन पसंद है। खामोशी के झूले में लंबी उड़ान भरना, मन का पंछी यादों के आकाश पर मीलों का सफर तय कर लेता है। रात अपनी सी लगती है, माँ की गोद से, किसी पुराने दोस्त के कंधे से, प्रियतम की बाहों से। पिछले कुछ दिनों से रात का एक एकांत भी वह मुश्किल ही नसीब हो पा रहा था। घर में शादी का माहौल जो था, मैं सौदामिनी और यह घर मेरी ही शादी की तैयारी में व्यस्त है। 3 रातों के बाद मेरी शादी है। श्लोक के साथ मैं खुश हूँ, ना खुश होने जैसा कुछ है भी तो नहीं। श्लोक अच्छे हैं, उनका परिवार भी मुझे पसंद है। शादी के बाद मैं और श्लोक ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाले हैं। मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी वहीं से करने वाली हूँ। वहाँ के एक अच्छे कॉलेज में मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। फिर क्यों मेरा दिल उस गली के आखिरी मोड़ पर अटक गया है, जहाँ मात्र चुपके और कुछ नहीं है। मेरे जीवन का यह मौन कॉलेज के पहले दिन के शोर के साथ आरंभ हुआ है। स्कूल का बचपन जो कॉलेज की जवानी में कदम रखता है, वह जीवन का वसंत होता है। पिजड़ी की चिड़िया को उड़ने के लिए आकाश मिल जाता है। हम इतने सालों के अटूट साथी स्कूल यूनिफॉर्म को अलविदा कहकर रंग बिरंगे कपड़ों की दुनिया में पहला कदम रख देते हैं। घर से कॉलेज जाने के लिए मेन रोड से ऑटो पकड़ना पड़ता था और मेन रोड तक पहुंचने का रास्ता 2 गलियों से होकर जाता था। बनारस के मोहल्लों की खास बात होती है उनकी पतली गलियां। बनारस के बारे में तो कहा भी जाता है कि जो मज़ा बनारस में, न पेरिस में, न पारस में। फिर हमारा मोहल्ला गोविंदपुरी तो 80 घाट के पास ही है। मशहूर साहित्यकार काशीनाथ सिंह जी ने अपने उपन्यास में जिस मोहल्ले 80 का जिक्र किया है, मेरे मोहल्ले की जिंदगी और जिंदादिली उससे कुछ कम भी तो नहीं है। यहाँ एक तरफ कमर में गमछा और कंधे पर लंगोट टांगे दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जींस शर्ट पर गमछा टांगे और आंखों पर नकली रिबन लगाए भी दिख जाते हैं। कुछ ऐसे जिनकी सुबह सूरज की पहली किरण गंगा में नहाकर होती है, तो कुछ ऐसे जिनकी सुबह कई गंगा, यमुना और सरस्वतियों को ताड़कर होती है। कॉलेज के पहले दिन की उस सुबह में समय के पहले तैयार हो गई थी। मैं जब गरिमा के घर पहुंची तो वह भी तैयार ही बैठी थी। हम साथ ही निकाल पड़े थे, लेकिन मैं और गरिमा अभी दूसरी गली में मुड़े ही थे कि बिन मौसम बरसात ने आकर हमारे गर्म जोश को ठंडा कर दिया। हमें खुद से अधिक अपने नए कपड़ों की चिंता थी, इसीलिए आसपास कोई ठिकाना ढूंढने लगे। सामने एक जेंट्स पार्लर था। उसके आंगन में पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। हम भी खड़े हो गए। मेरे बाल थोड़े गीले हो गए थे। उन्हें सुखाने के लिए मैं अपनी हथेली को गर्दन के पीछे ले गई और धीरे धीरे बालों को नीचे से सहलाने लगी। तभी मैंने अचानक अपनी पीठ और गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का महसूस किया। मैं तुरंत पीछे पलटी और चौंक गई। मैंने देखा एक 4-5 साल का बच्चा कुर्सी पर खड़ा होकर मेरी गर्दन पर फूंक रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इशारे से पूछा कि यह क्या हो रहा है। बच्चा भी घाघ था, बोला कुछ नहीं, मात्र दाहिनी तरफ इशारा कर दिया। वहाँ एक लड़का होठों पर टेढ़ी मुस्कान लिए खड़ा था। आंखों की बेशर्मी नजर नहीं आ रही थी। जनाब ने काला चश्मा जो चढ़ा रखा था, सफ़ेद धोती के ऊपर डाली गई पतली सफ़ेद चादर के नीचे से उनका पीला जनेऊ भी झांक रहा था। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती बरसात थम गई। हाँ, लेकिन निकलने से पूर्व मेरी आंखों ने मेरे गुस्से को दिखा अवश्य दिया। यदि आंखों में जलाने की ताकत होती तो उस दिन हीरो वहीं जलकर राख हो जाता। मेरे लिए तो वह मुलाकात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन उसके हिस्से की कहानी तो बस शुरू हो ही गई थी। मैं उससे कभी नहीं मिली, पर वो मुझसे मिलता रहा। हर सुबह गली के मोड़ पर खड़ा हो जाता और मुझे आता जाता देखता रहता। मेरे कॉलेज जाने का समय बदलता रहता, लेकिन उसका इंतज़ार मुझे वही मिलता।
मेरे लिए उसकी मौजूदगी कुछ नहीं थी, लेकिन जब भी गरिमा मुझे उसके होने के बारे में बताती, न मालूम क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती। हालांकि एक सवाल तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ना मालूम क्यों मेरा गुस्सा उस पर बढ़ता ही गया। इसीलिए जब उस सुबह वह मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, मैं फट पड़ी। क्या है, थप्पड़ खाना है क्या? लेकिन वह नहीं तो सहमा और न ही मेरे सामने से हटा। मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की जेब में कुछ टटोलते टटोलते बोला, नहीं, नाश्ता करने आया हूँ, फिर कभी आराम से खा लूँगा, अभी तो आपको कुछ देना था। उसकी ढिठाई ने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया। मैं समझ गई कि मजनू जी अपने प्रेम की बातें लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं भी मन ही मन तैयार करने लगी, आज तो बेटा तेरी खैर नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि क ख ग घ लिखना तक भूल जाएगा। मैं अभी ख्यालों में प्लानिंग कर ही रही थी कि गरिमा ने कोहनी मारी। मैंने देखा तो वो लड़का एक सफ़ेद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा रहा है। गुस्से में बिदकती हुई मैं चीख पड़ी, दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी पापा को बुलाऊं। मुझे लगा कि पापा का नाम लेने से वह डर कर भाग जाएगा, लेकिन वह बेशरम तो मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने मेरी दाहिनी हथेली में जबरदस्ती लिफाफा ठूस दिया और चल गया। मुझे बिजली का झटका सा लगा हो, जैसे मारे गुस्से के मैंने लिफाफा फेंक दिया, लेकिन उतावली गरिमा ने लपक कर उसे उठा लिया। वह तो ऐसे खुश हो रही थी मानो परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र हाथ लग गया हो। अभी फेंक दे इसे, मैंने गरिमा की तरफ आंखें तरेरते हुए कहा, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी होती तब तक वह लिफाफे में झांक चुकी थी। वैसे लिफाफे में झांकते ही मैडम का खुशी के मारे फूला मुंह पहले तो पिचका, फिर शरारत से खिल उठा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फिर कहा, अब तो फेंक दे। वह मेरी तरफ लिफाफा लहराते हुए बोली, मैं तो फेंक दूंगी, लेकिन तू सोच ले, इस लिफाफे के बिना तो तू परीक्षा देने से रही। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें बड़ी हो गई। क्या बक रही है? इतना कहकर मैंने लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। लिफाफे में मेरा एडमिट कार्ड था। मैंने तुरंत अपने बैग को टटोला। वहाँ कॉलेज वाला लिफाफा तो था, लेकिन एडमिट कार्ड गायब। कल कॉलेज से लौटते समय गिर गया होगा, मैं केवल इतना ही कह पाई। अगले दिन जब हम ऑटो स्टैंड पहुँचे तो वहाँ पहले से खड़ा था। उसके चेहरे की मुस्कान मुझे असहज कर रही थी। मुझे गुस्सा भी आया और रोना भी। गुस्सा ना मालूम किस पर आ रहा था, खुद पर, उस लिफाफे पर जो उसे मिल गया था, या अपनी आंखों पर जो उठ ही नहीं रही थी। कोई और उपाय न देखकर मैंने सामने खड़ी एक साइकिल को गुस्से में लात मार दी। साइकिल अपने साथ खड़ी दो और साइकिल को लेकर गिर गई। वह जोर से हंस पड़ा। उसकी बेपरवाह हंसी की आवाज़ मेरे कानों में तब तक गूंजती रही जब तक मैं ऑटो में बैठकर वहां से निकल नहीं गई। अगला 1 साल भी यूं ही बीत गया। न मैंने अपनी रास्ता बदला और न उसने अपना ठिकाना। फिर एक सुबह वो वहाँ नहीं था। उस दिन मैंने नज़र उठाकर पहली बार गली को ठीक से देखा। न जाने क्यों गली भी कुछ बेचैन सी लगी। उस दिन मैंने यह भी जाना कि उस गली के साथ साथ मुझे भी उसकी प्रतीक्षारत आंखों की आदत हो गई थी। मेरे मन के अंदर के सवालों को गरिमा ने पढ़ लिया और फिर एक खुलासा किया। मिश्रा जी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली कूच कर गए हैं। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका दाखिला वहां के अच्छे कॉलेज में हो गया है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछ लिया, कौन, किसके बारे में बात कर रही है? मेरे इस दिखावे को उसने भी पकड़ लिया और आंख मारकर बोली, इस गली का नाम शोभित मिश्रा है। शोभित मन ने जब यह नाम लिया तो मैंने उसे डांटकर चुप करा दिया और गरिमा से बोली, मुझे इस गली के नाम से क्या मतलब? तब ये मैंने गरिमा से कहा या खुद से, आज तक समझ नहीं पाई हूँ। मैंने अगले कुछ महीने उस
तक उस गली के अकेलेपन का अनुभव अपने भीतर किया। वहाँ शोर होता किंतु मुझे गली मौन लगती, मानो वो अपने साथ गली की आवाज़ को भी ले गया। उसकी बेशर्म मुस्कुराहट कानों में आवाज़ देती, उसे वो जैसे मेरे आसपास ही छोड़ गया था। उस दौरान एक बात जो मैं स्वयं में टटोलती और फिर वहाँ ना पाकर आश्वस्त हो जाती, वह थी प्यार जैसी कोई भावना। वैसे मुझे इस खोज से जो मिला उसे मैंने आदत का नाम दिया, प्रेम का नहीं, क्योंकि प्रेम जैसी किसी भावना के लिए मेरे मन में प्रवेश वर्जित था। अपने सरल लक्ष्यों, पढ़ाई, टॉप रैंक, बढ़िया नौकरी, आर्थिक आज़ादी के बीच मुझे किसी उलझन को नहीं लाना था। वैसे भी ऐसे मूर्ख और बेतुके लड़के से मुझ जैसी लड़की को प्यार हो ही नहीं सकता। मैं और मेरे भीतर की लड़ाई बस समाप्त होने को ही थी कि एक दिन अचानक गली का वह पुराना साथी लौट आया। वैसे इस बार उसके दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मैं खुश तो नहीं, हाँ, पर मेरी पलकें भीग जरूर गई थी। क्यों, तब भी नहीं समझी और आज भी नहीं जानती। लगता है जनाब दिल के साथ साथ हाथ भी तुड़वा बैठे हैं। गरिमा ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया तो मैंने उसे घूर कर देखा और बोली, क्या बकवास कर रही है? किसी ऐरे गैरे के बारे में कुछ भी मत बोल। मेरी इस बात पर गरिमा अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, तेरे इस ऐरे गैरे को मेरी माँ ने गोद ले लिया है। क्या? मैं उछल पड़ी थी। आसमान कुछ अधिक ऊंचा है, वरना उस दिन मारे दस्तक के मैं उसे छू ही लेती। जी, तुम्हारे बारे में जानकारी लेने के लिए जनाब मेरे घर के चक्कर लगाने लगे थे। एक दिन मम्मी ने पकड़ लिया, हीरो ने तत्काल मुझे बहन बना लिया। कहाँ तो मैं तुम्हारी उदासीनता देखकर इसकी राधा बनने के सपने देख रही थी और कहाँ इसने मुझे अपनी सुभद्रा बना लिया। और मिश्रा जी की मम्मी और हमारी मम्मी बचपन की दोस्त निकले। अब तो मिश्रा जी ऑफिशियल हमारे भाई बन गए हैं, बकायदा राखी बांधते हैं। भाई, गरिमा ने आंख मारकर कहा तो मैं संकेत में आ गई। तुमने आंटी को कुछ बताया तो नहीं? मैंने तुरंत पूछ लिया। छोटे शहरों में बात का बतंगड़ बनने देर नहीं लगती, इसीलिए मेरा डरना सामान्य था। कुछ बताने लायक ही नहीं था तो क्या बताती? वैसे कुछ बताने लायक होने की उम्मीद है क्या तुझे? गरिमा के कंधे उचकाकर पूछा तो मैंने जोर से ना से सिर हिला दिया तो बेचारा मुफ्त में ही हाथ तुड़वा बैठा। गरिमा ने कहा, और तेरे रोकने के बावजूद शोभित को पास आने का इशारा कर दिया। उसके पास पंख नहीं थे, लेकिन वह जैसे आया उसे चलकर आना भी नहीं कहेंगे। गरिमा ने उसके टूटे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भाई साहब यह क्या हाल बना रखा है? गरिमा ने भाई साहब पर थोड़ा अधिक जोर दिया। इस सवाल पर उसने अपना टूटा हाथ ऐसे उठाया मानो वो हाथ ना होकर कोई शील्ड हो जिसे जनाब ने अभी अभी जीता है। जितना गर्व उसे खुद पर होगा उस सभी को बटोर कर उसने इस सवाल का जवाब दिया। वहाँ दिल नहीं लगता था, यहाँ की याद आती थी। थोड़ी देर रुककर मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे चेहरे पर कुछ तलाश रहा हो, लेकिन मेरा चेहरा पहले की तरह भाव शून्य नहीं रहा, पर बंदे में गजब का आत्मविश्वास और बेशर्मी थी। अभी भी मुस्कुरा रहा था। बोला, अब यह बात पापा जी को बताई तो उन्होंने डांट लगा दी। यू नो ना, ये बड़े लोग तो बस पढ़ाई नौकरी के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। इस पढ़ाई और नौकरी की दौर में एक बेचारा दिल पीछे रह जाता है। हाँ, तो जब हमारी बुद्धि की टांग टूटी तो हम दिल के सहारे खड़े हो गए। यहाँ आने के लिए कई तिकड़म लगाए पर कुछ नहीं हुआ तो बस यह उपाय कर लिया। अभी कुछ महीने तो यहीं हूँ, बाद में सोचेंगे। तू तो पूरा पागल है। यह कहकर गरिमा तो हंसने लगी, लेकिन मुझे उसकी इस मूर्खता पर हंसी नहीं गुस्सा आया। मैंने कनखियों से देखा तो पाया कि वह मेरे चेहरे को ही पढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। शायद मेरे मन के गीले कोने को तलाश रहा था, लेकिन जिस मरुस्थल को बड़ी मेहनत और जन्नत से सींचा गया हो वहाँ तरलता खोजना मूर्खता थी। इसीलिए गरिमा ने जब पहले कंधा मारकर और फिर भौवें उचकाकर कुछ कहने को कहा तो मैंने अपने आवाज़ की शक्ति को दबाने का प्रयास भी नहीं किया।
बोली, पागल नहीं मूर्ख, किसी एक के मन की बात को दूसरे के दिल तक पहुंचने के लिए भावनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यह नहीं कि खड़े हो गए और घूर रहे हैं। सामने वाला नापसंदगी बता रहा है, लेकिन हम तो अव्वल दर्जे के बेशरम ठहरे। अंत तक लगे रहेंगे। जिस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है उसी रास्ते पे मुड़ेंगे। ऐसी हालत में दुर्घटना हो जाने पर भी खुद को नहीं, रास्ते को ही दोष देंगे। जहाँ इनके लिए अमावस्या है वहाँ चांदनी को पीने का ख्वाब देखेंगे। वाह रे, अरे अगर खुद के भीतर कभी ना हार मानने का गुण है तो उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी बनाने में करो। लेकिन नहीं, इन्हें तो ना कोई हाँ में बदलना है। चाहे कोई परेशान होता है तो हो, दूसरे को परेशान करना ही इनकी नौकरी और पढ़ाई है। इनकी जवानी गुजर जाएगी यूं ही नुक्कड़ पर बैठकर, और आगे का जीवन बीतेगा नसीब को कोसकर। ऐसे मूर्ख जो अपना भला बुरा नहीं समझ पाते, उनसे खतरनाक कोई नहीं होता। वैसे तो मैंने यह सब गरिमा से कहा, लेकिन कहा किसके लिए था यह समझ पाना इतना मुश्किल भी नहीं रहा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने वो भी सुना जो मैंने कहा और वो भी जो मैंने नहीं कहा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, एक चुप के साथ मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में न तो क्रोध था और न ही अपनापन, वहाँ केवल दर्द था। अपने चुप के साथ वह चला गया, उस गली से, उस शहर से, मेरे जीवन से। उसकी नज़रों का इंतजार फिर कभी नहीं देखा। दिखता भी कैसे, अब वे कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं। उन्हें तो वो मेरे चेहरे पर टांग गया है। आज भी जब मैं आईना देखती हूँ तो अपनी पलकों के खूंटे में टंगी उसकी नज़र झांकती हुई मिल जाती है। मैं तो ठीक ही थी, ठीक ही रही और आज भी ठीक ही हूँ। उसकी याद वो क्यों आएगी? नहीं नहीं, कभी नहीं आती मुझे उसकी याद। बस जब उस गली के से गुजरती हूँ, बस जब अपने हाथों की मेहंदी में श्लोक के नाम का यश देखती हूँ, बस जब बरसात होती है, बस जब किसी को हाथ में प्लास्टर चढ़ाए देखती हूँ, तब गीली आंखों के पीछे मुस्कुरा देती हूँ। प्यार उससे, अरे कभी नहीं। मुझे प्यार जैसा कुछ नहीं और ना ही कभी था। लेकिन अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।